अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्टराम के साथ मैं अफजल यूबी। नाजरीन, आई कैब के ज़ेर एहतमाम लाहौर के मकामी होटल में पोस्ट बजट सेमिनार का इनकाद किया गया है। इस पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर से जो आई कैब के मेम्बरान हैं, अहदेदारान ने शिरकत की है। इस हवाले से पोस्ट बजट में माहिरीन क्या कहते हैं, उनकी राय जानते हैं। जी नाजरीन, आई कैब के साबिक सदर मोहम्मद नईम शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो बजट को किस तरह देख रहे हैं और जो आज पोस्ट बजट सेमिनार हुआ है उसको किस तरह देखते हैं, उनकी ज़ुबानी जानते हैं। मैं अगर इसको पॉलिटिकल बजट को देखूं तो ये एक मिक्स किस्म का सिग्नल दे रहा है। बेसिकली कुछ तो मेजर्स अच्छे हैं, जैसे कि जो वेल्दियर सेगमेंट है सोसाइटी के, उनको टैक्स करने की कोशिश की गई है, और जो नीचे वाला तबका है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसको ब्रेक्स दी गई हैं। जैसे सैलरी के अंदर उन्होंने टैक्स के रेट जो हैं उसके अंदर रिडक्शन कर दी गई है। इसी तरह जो हायर इनकम के लेवल्स हैं, जैसे 300 मिलियन से ऊपर की इनकम है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया है। फिर इसी तरह बड़ी गाड़ियां जो 1600 सीसी से ऊपर हैं उनको टैक्स लगा दिया गया है। फॉरेन एसेट्स को भी टैक्स लगा दिया गया है। लेकिन अगर मैं इसकी नेगेटिव साइड देखूं तो मुझे ये नज़र आता है कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी भी देखी है, और ये भी देखा है कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं। जैसे कि CNIC है, उसके ऊपर उन्होंने आई थिंक ट्रेडर्स को और बिजनेसमैन को खुश किया है, और वो पिछले 3 साल से हमें कोशिश कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन की, तो उसको एकदम रिवर्स कर दिया है, और उसकी कोई रीज़न भी नहीं बताई। मैंने फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच भी सुनी, उसमें भी उसका कोई जिक्र नहीं था। तो दैट वाज अ प्रो डॉक्यूमेंटेशन मेजर। ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट शायद उसका हल ये था कि हम उसको इंसेंटिव बेस कर देते, कि जो CNIC दे रहा है उसको टैक्स का रेट कम कर देते, या जो नहीं दे रहा उसका ज़्यादा कर देते, लेकिन वो नहीं किया गया बेसिकली। तो इस तरह जो 1-2 और भी मेजर्स हैं गवर्नमेंट ने किए हैं, जैसे इम्पोर्टर को हम बड़े अरसे से कहते थे कि उसको नॉर्मल लॉ में अपना हिसाब किताब देना चाहिए, लेकिन इस गवर्नमेंट ने उनको अभी दोबारा वापस प्रेजम्पटिव टैक्स में डाल दिया है। तो वो भी ये सिग्नल करता है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है। तो ये कहना मुश्किल है कि मिनी बजट आएगा या नहीं आएगा। अगर तो 7 ट्रिलियन का जो टारगेट है, ये इसकी तरफ बढ़ते हैं, जो मेरे ख़्याल में ये कर लेंगे अचीव। उसकी वजह ये है कि रुपया डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है, तो 180 से 200 रुपया हो चुका है। आपको पता है इम्पोर्ट से हम सारा टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो बज़ाहिर मेरे राय में कोई टैक्स कलेक्शन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। नीम साहब, आखिरी जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो बिजली के बिलों पे, गैस के बिलों पे जो अब सब्सिडीज़ ख़त्म की गई हैं, इसके बाद जो आवाम है उसका रद्दमल क्या होगा? जिस तरह आप बता रहे हैं डॉलर की जब कीमतें ऊपर जाएंगी तो टैक्सेशन तो मुकम्मल, शायद टारगेट तो पूरे हो जाएं, लेकिन जो आम पर्सन है उसका क्या बनेगा? आम के लिए तो देखें, मैं बड़ा मुश्किल वक्त देख रहा हूँ। कल मैं एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को देख रहा था, तो उसने कहा कि पाकिस्तान की जो रियल इन्फ्लेशन है वो 40% है। आगे जैसे आप कह रहे हैं कि रेट बढ़ने हैं, तो ये और खौफनाक होगी। लेकिन मेरी राय में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर हम यह नहीं करेंगे तो आपका रुपया इतना डिप्रिशिएट हो जाएगा कि इन्फ्लेशन वहाँ से आ जाएगी बेसिकली। तो इसलिए ये स्टेप लेना तो राइट डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन है। लेकिन हैविंग सेड दैट, छोटे तबके के लिए बहुत मुश्किलात होंगी, और गवर्नमेंट को उस तरफ फोकस ज़रूर करना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ इन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर एक्स्ट्रा दी हैं सब्सिडीज़, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनको कोई, जैसे अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, तो जैसे इस मुल्क में 2 करोड़ मोटरसाइकिल हैं, तो हमें कोई उनके लिए ये भी सब्सिडाइज़ करना चाहिए। कोई स्मार्ट कार्ड उनके लिए इशू करने चाहिए कि उनको पेट्रोल चीप मिल जाए। ठीक है, गाड़ी वाला तो शायद मुश्किल से अफोर्ड कर ही लेगा, बट छोटों को ब्रेक मिलनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये मजबूरी है, इसके अलावा हल कोई नहीं है वैसे। नीम साहब, सिर्फ आखिर में छोटा सा ये, जितना बजट पेश हुआ, इनडायरेक्ट टैक्सेस का ज़्यादा रोल होगा इसमें कि डायरेक्ट टैक्सेस? नहीं, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक स्पीकर ने पहले बयान भी किया है कि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ रही है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन सीधा गरीब को हिट करती है बेसिकली। डायरेक्ट टैक्सेशन अमीर को हिट करती है, बट अमीर इस पूरी इकॉनमी पे काबज़ है, या लीड्स जो है ना, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ बेसिकली। बजट जो है वो उन्हीं को शो करता है, और पिछली आज की हुकूमत की बात तो नहीं है, ये पिछले 70 साल से यही हो रहा है कि लीड काबज़ है। इसीलिए आप देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो 60% से भी ऊपर चला गया है, और वो ऐसे सा मज़ीद उसका शेयर बढ़ता चला जाए, और इनडायरेक्ट जो है वो इक्वली पास ऑन हो जाता है। ठीक है, जो ज़्यादा कंज्यूम करता है उसको ज़्यादा होता है, जो कम कंज्यूम करता है उसको कम होता है, बट उसका ज़्यादा गरीब पे इफेक्ट आ जाता है, गरीब को भी उसके अंदर हिस्सा देना पड़ता है। तो ये आई थिंक इसको चेंज होना चाहिए, और उसके अंदर आई थिंक आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
जी नाज़रीन, आपने मोहम्मद नईम शेख साहब की गुफ्तगू सुनी। मेरे साथ मौजूद हैं आई कैब के साबिक़ सदर इमरान अफजल साहब। वो क्या कहते हैं, उनकी ज़ुबानी जानते हैं। देखिए, ये जो बजट आया है ये इन फाइनेंशियल क्राइसिस में आया है, जिसमें मुल्क में फ़ंड्स के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, और इस वजह से अगर आप ओवरऑल देखें तो अटैम्प्ट ये की गई है कि जो मुहैया ज़रात हैं उनको टैक्स लगाया जाए और उनसे रिकवरी करके तो फिर आगे पास ऑन की जाए। अब वो किस हद तक पास ऑन होती है ये एक सेपरेट डिबेट है जिसके ऊपर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन इस अटैम्प्ट में कुछ चीज़ें की गई हैं जो शायद कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी इजाज़त नहीं थी, और इसकी वजह से ख़तरा ये है कि बहुत सी लिटिगेशन होगी और उस लिटिगेशन के नतीजे में कलेक्शन इफ़ेक्ट ज़रूर होगी। अगर आप उसकी मिसालें सुनना चाहें तो जिस तरह डीम्ड इनकम पे का कॉन्सेप्ट डाला गया है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ रेंट पे नहीं भी हैं उनको एक एज्यूम्ड रेंट के ऊपर टैक्स किया जाएगा, और अगर आप इसको बहुत एक्सप्लिसिटली देखना चाहें तो वो एक्चुअली वेल्थ टैक्स लगाने की कोशिश है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली फेडरेशन का डोमेन नहीं है, प्रोविंस का डोमेन है। इसलिए उसको डीम्ड इनकम के कॉन्सेप्ट से ले जाके तो कैपिटल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाया जा रहा है। सीवीटी लगाया गया है, अगेन उसमें भी वो बैरून ममालिक एसेट्स जो हैं उनके ऊपर टैक्सेशन होगी। कैपिटल गेन का जो एग्जेम्पशन है उसको बढ़ा दिया गया है। जो आपको गिफ्ट या सक्सेशन में आपके पास एसेट्स आते थे, उसमें अमेंडमेंट से ये हो गया है कि पहले होता था कि जी आपको जिस दिन वो ट्रांसफ़र होते थे उसकी फ़ेयर वैल्यू, उसकी कॉस्ट अज्यूम कर ली जाती थी। अब प्रोविज़न ये कर दी गई है कि जब वो जो ओरिजिनल कॉस्ट थी बायर की, वो कॉस्ट आपको ट्रांसफ़र होगी। तो इस केस में ज़्यादती उनके साथ होगी जिन्होंने एसेट इनहेरिट किए। उस वक्त वैल्यू वो कुछ और थी, आज 20 साल बाद उसकी वैल्यू और हो गई हुई है। तो वो इफ़ेक्टिवली डिफरेंशियल जो है वो प्रैक्टिकली जो सेल प्राइस होगी वो गेन के तौर पे असेस होकर उस पर टैक्स बढ़ जाएगा। एंड दूसरा एस्पेक्ट ये भी होगा कि रजिस्ट्री उस वक्त डीसी रेट पे हुई हुई, आज मार्केट वैल्यू में इतना फ़र्क आ गया हुआ है कि आप मोस्ट ऑफ द इनकम विल गो इनटू टैक्सेशन। अगर ये चीज़ें अपहोल्ड हो गई शायद बजट अचीव करना आसान हो जाए, बट शदीद ख़तरा ये है कि लिटिगेशन की वजह से ये ज़रूर इफ़ेक्ट होगी। सेल टैक्स में जो प्रोविज़न तो अच्छी है, लेकिन उसमें जो छोटा दुकानदार है उसको इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि उसके ऊपर फ़िक्स्ड सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। अब जिसका बिल ये 1000 रुपये आता है उससे 3000 रुपया तो रिकवर करना है उन्होंने हर हालत में, और जिसकी ज़्यादा बिल था उससे भी वही फ़िगर लेनी है। तो उस लिहाज से थोड़ा सा उनको इफ़ेक्ट होगा, बट देखते हैं अब नॉमिनी कमेटी और बाकी क्या करते हैं, बिकॉज़ इवेंचुअली जब एक्ट बनेगा तो उसके ऊपर एक्चुअल सिचुएशन आएगी। वैसे भी इस बजट में प्रोविजनल फिगर्स हैं, फाइनल फिगर्स तो अभी नहीं आई। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अज़त फ़िरोज़ साहब। आप कौंसल मेंबर आई कैब के, वो पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहते हैं, उनकी ज़ुबानी जानते हैं। देखिए, बजट तो मुश्किल हालात हैं और मुश्किल हालात में एक मुश्किल बजट है। कोई भी शायद गवर्नमेंट होती तो एक मुश्किल बजट था, मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते थे। अब आज का जो हमारा ये एक एम है आई कैब के एंड पे, हम ये एक पैन पाकिस्तान इवेंट करते हैं। उसके अंदर हम लाहौर, इस्लामाबाद, कराची से अपने स्पीकर्स को और पैनलिस्ट को इकट्ठा करते हैं और हम उन सब से राय ले रहे होते हैं। 3 सेशंस में डिवाइड किया हुआ था। पहले में डायरेक्ट टैक्सेस थे, दूसरे में इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की, और फिर हमने इकोनॉमी पे सेशन किया।
हर सेशन में एक की नोट प्रेजेंटेशन है और उसके बाद एक पैनल डिस्कशन है। जो रिनोन्ड लोग हैं हमारे लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, उनको हमने डायरेक्ट एक्सेस में लिया। इसी तरह हमने इनडायरेक्ट एक्सेस में रिनोन्ड लोगों को लिया। इसी तरह इकॉनमी की बात कर रहे हैं तो हमने इस्लामाबाद से रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर वकार, उनको रिक्वेस्ट की और एक पैनल बनाया जिस पर डिस्कशन हो रही। आईकैप बेसिकली एक ऐसा इदारा है जो कि अपना रोल प्ले कर रहा है गवर्नमेंट के साथ एक रिलेशनशिप बिल्डिंग में और एक अवेयरनेस में कि इस बजट के क्या चीज़ें पॉजिटिव्स थी, क्या इम्प्रूवमेंट्स थी, क्या रिकमेंडेशंस हैं जो अब इसके अंदर फाइनेंस एक्ट आने जा रहा है उसमें हो सकती हैं, और आम आदमी को क्या क्या मसाइल इसमें दरपेश होंगे। क्योंकि हमारे पास कॉर्पोरेट्स में बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो उन कॉर्पोरेट्स में से भी लोग आए हुए हैं, वो अपनी आरा का इजहार कर रहे हैं। वो राय भी हम कंसोलिडेट करके आईकैप के प्लेटफॉर्म से एफपीआर को भिजवाएंगे कि कौन सी चेंजेस हैं जो अब हम रेकमेंड करते हैं। अब जो ये बजट आया है इसके अंदर आया है। जहाँ तक अगर बजट की मैं बात करूँ तो बजट, जैसे मैंने शुरू में कहा, बजट मुश्किल टाइम पे है। आपकी इकॉनमी के हालात बहुत ख़राब हैं। अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बजाय इसके कि आप टैक्सेस को बढ़ाते जाएं। अब जितना आप टैक्सेस को बढ़ाएंगे आपकी इकॉनमी ऑब्वियसली प्रेशर में आएगी इन टर्म्स कि जो आपका गरीब है वो ऑलरेडी गरीब है। सो ज़्यादा उमरा को टैक्स करना और गुरबा को मिनिमम टैक्स करना एक इसका एम होना चाहिए। मगर अभी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि हमारा जो टैक्स नेट है वो नहीं बढ़ा। टैक्स में हम जैसे सैलरीड वाला है, हमारी क्लास है, हमने सैलरीड क्लास के जितने लोग हैं उनको हमने एक तरीके से एक रिलीफ दिया जो थोड़ा रेट्स में फ़र्क आया। उसके साथ ही उनके जितने रिबेट्स थे या जितने उनके कंसेशंस थे वो सारे तकरीबन वापस ले लिए। अब अफेक्टिवली वो जो सामने रेट नज़र आ रहे हैं उसके बाद जो उन पे सैलरी वाले का टैक्स का टोल बनता है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा बनेगा उन रिबेट्स के निकल जाने के बाद। बैंक के मुलाजमीन हैं और लोग हैं, हमारी फर्टर्निटी के लोग काम करें, उस सब लोगों ने मुख्तलिफ़ तरीके से अपना एक सिस्टम चलाया होता है और टैक्स में बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं जब आप सेविंग कर रहे होते हैं। हमने एक कल्चर जो अभी तक अपने इस टैक्स बजट में कभी भी नहीं इस्तेमाल किया, वो ये कि लोगों को सेविंग की तरफ लेके जाएं। लोग सेविंग करेंगे तो थोड़ी किफ़ायत शारी होगी, इंपोर्टेड चीज़ें कम इस्तेमाल होंगी। अब जब ये काम होंगे तो उससे आपकी इकॉनमी थोड़ी बेहतर होगी। आप पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का प्रेशर है वो बहुत बड़ा प्रेशर है। अब आप देखें ना, जो आपका डेफिसिट है बजट का वो ह्यूज है और ये आज से नहीं है, कई सालों से ऐसा चल रहा है। अब जो डेफिसिट बजट आप लेके आते हैं तो आप पहले ही इस पे तैयार हैं कि आपने वो कशकोल लेके IMF पे और दूसरे और इदारों के पास जाना है कि जी आप हमारे वसाइल जो हैं नहीं आप हमारे पूरे करें। तो क्यों नहीं हम ये सोच लेते कि हम अपने वसाइल में रह के काम कर लें? क्यों नहीं हम सोचते कि हम गवर्नमेंट लेवल पे स्टार्ट करें कि हम अपने जितने हमारे वज़रा हैं, जितने हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको छोटी गाड़ियाँ दे दें। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, उसको मैक्सिमम पॉसिबल रिड्यूस कर दें। जो टोल है, जो इतने इतने बड़े कॉन्वॉयज़ लेके हम चल रहे हैं, जब तक हम ये नहीं करेंगे हम आवाम को कैसे करेंगे कि आप किफ़ायत शारी पे जाएं? तो बजट तो बेसिकली घर का बजट है ना, इसी तरह का एक मुल्क का बजट होना चाहिए। अब मुल्क के पास वो वसाइल नहीं है तो मुल्क को फिर अपनी उसी तरीके से खराजात का टेल करने पड़ेंगे। असद फिरोज साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं, ये अमीर से अमीर तर, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, क्योंकि आम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं गरीब पर उसका वज़न पड़ता है। एक अशराफिया के लिए एक वेल्थ टैक्स का नफाज किया गया था जिसका कानून भी बना हुआ है, तकरीबन इसको सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए करना है आपने तो वो लागू हो जाना है। तो वो अशराफिया के लिए टैक्स था, आप नहीं समझते उसको लगना चाहिए? जो उनका पैसा, अशराफिया से पैसा आगे टैक्स का, वो गरीब पे खर्च हो सके। देखिए, वेल्थ टैक्स का जो स्टेटस है जो आप बात कर रहे हैं, वेल्थ टैक्स अब अबॉलिश हो गया हुआ है। अब उसके लिए आपको एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए जिसके ज़रिए आप उसको अप्रूव करें या फिर ऑर्डिनेंस लेके आएँ, उसको विदिन अ सर्टेन टाइम आपने पार्लियामेंट में अप्रूव कराना है। हाँ बिल्कुल, वेल्थ टैक्स होना चाहिए। अब जिस वक्त आपका मुल्क का ज़कात का निज़ाम तो सही नहीं चल रहा, अगर ज़कात का निज़ाम सही चल रहा हो तो आपको वेल्थ टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, मगर समाओ ज़कात का निज़ाम सही नहीं चल रहा तो आपको वेल्थ टैक्स लाना चाहिए। अब इस वक्त अगर अमीर से अमीर तर हो रहा है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि अमीर तबका अपने हिस्से का टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देता। अच्छा, अब वो दो इसमें प्रॉब्लम्स है। एक, वो अपने हिस्से का टैक्स नहीं देते, जो वो देते हैं वो गवर्नमेंट भी गुरबा तक या डिज़र्विंग लोगों तक पहुंचा नहीं पाती, या सिस्टम ऐसा है, ब्यूरोक्रेसी ऐसी है, या उसमें इतना रेड टेपिज्म का एलिमेंट है कि उस वजह से कामयाबी नहीं होती। तो मेरा ख्याल है ये बोथ हैंड्स पे इशू है और वेल्थ टैक्स बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मगर एक रैशनल पे होना चाहिए और एक तरीके से होना चाहिए। ये जो डीम्ड आपने इनकम की प्रोविजन सॉर्ट ऑफ दी है रियल एस्टेट पे, वो एक तरह का वेल्थ टैक्स ही लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी जो कि टैक्स्ड इनकम पे बनी है, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो टैक्स इनकम में बनी है ज़्यादा केसेस में। अब उसको आप जब टैक्स कराने लगे हैं तो एक ये मतलब वेल्थ टैक्स ही होगा एक तरह का।
कानून के अंदर लीगल वेज़ में जाके क्या वो कानून के अंदर वो रह पाएगा, लॉ नहीं रह पाएगा, ये सवाल है, उस पर डिटेल्स अभी आना बाकी है। मगर बहरहाल ये एक स्टेप है जो कुछ ना कुछ कर्टेल करेगा, और हम ऐसे भी देखते हैं कि शायद इससे कुछ प्रॉपर्टी प्राइसेस वगैरह भी कर्टेल हो जाए, जिससे शायद जो मिडिल क्लास तबका है उसका फ़ायदा हो जाए। असद भाई, जो आज के पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में कोई खुशी की खबर भी है आम पाकिस्तानी के लिए बजट में? देखिए, हम तो वो बता रहे हैं जो इस वक्त हो रहा है, तो खुशी की खबर तो इसमें ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगी। तो वो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं जो बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने दी, और हमने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, लोगों से डिस्कशन करने की कोशिश किया। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जिसके ऊपर हम कह रहे हैं गौर करें, जैसे डीम्ड इनकम की बात होगी। कैपिटल गेन एक ऐसा है, आप बड़ा ट्रबल सम एरिया जिस पे यहाँ बात की गई कि जब आपने कोई चीज़ इनहेरिट की, अगर फ़र्ज़ करें कि एक बंदे के वालिद मोहतरम ने एक चीज़ 10,000 रुपये की ली थी, और वो ली थी कोई 40 साल पहले, आज प्रॉपर्टी की कीमत देखते हैं तो वो बच्चों के पास वो प्रॉपर्टी जानी है, बिक के जानी है। अब वो चूँकि इनहेरिटेंस लॉ यही कहता है कि इस्लामी लिहाज से उसने डिवाइड होना है, तो अब वो 10,000 की चीज़ आज लामहला तौर पे 4-5 करोड़ की हो गई होगी, बच्चों में डिवाइड होगा, तो वो अब प्रपोर्शनेटली 10,000 कॉस्ट आएगी, तो जो कैपिटल गेन है वो करोड़ों में हर बच्चे को लग जाएगा। तो इनहेरिटेंस के ऊपर इस तरह की चीज़ आ जानी, मेरा ख्याल है ये थोड़ी ज़्यादती वाली बात है और बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, इसको हमें एड्रेस करना चाहिए। जी नाज़रीन, फ़िज़िकल लॉ कमेटी आई कैब के चेयरमैन अली लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी, आज पोस्ट बजट सेमिनार जो कॉन्फ्रेंस हो रही है आई कैब की, उसमें अली लतीफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली लतीफ़ साहब, जो आज का पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस है आपकी, जो बजट क्या देख रहे हैं, कोई बेहतरी की तरफ कदम है हुकूमत का, या आने वाले वक्त ज़्यादा सख्ती का, आप किस तरह इसको? देखिए जी, जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, आपको पता ही है कि आई कैब ने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस आज अरेंज की है, और ये हमारे तीनों शहरों में इकट्ठी हो रही है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, और इसमें मीडिया में हमारे आज वाले हैं उन्होंने ताउन किया है, और बिज़नेस रिकॉर्डर ने, और तीनों जगह हम लाइव इसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने जो हमारा सेशन था, ये 3 सेशंस हुए हैं। एक डायरेक्ट टैक्सेशन यानी इनकम टैक्स के ऊपर, इनडायरेक्ट जो सेल टैक्स, और 7 चेंजेस आई हैं कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह में, और फिर जनरल इकॉनमी के ऊपर। ये बजट काफ़ी हद तक लोगों का ख्याल था एक मुश्किल बजट होगा, लेकिन हमें ही काफ़ी हद तक लोगों का यहाँ पे जितने भी अवाम हैं, इसके अंदर वो शायद गवर्नमेंट भाग गई है वो सख्त डिसीजन लेने पे जो इनको लेने चाहिए थे, और हमारी सब की उम्मीदें थी कि कुछ इन्हांसमेंट होंगी टैक्सेस में, या कोई मुश्किल बजट होगा। तो हमें तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ वक्त गुजारी के लिए ये बजट दी है, क्योंकि जो यहाँ पे टैक्स एक्सपर्ट्स हैं उनको भी इस बजट में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। जो चेंजेस आई हैं लॉ में, स्पेशली इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, ये तो कोई होम्योपैथिक किस्म का बजट गवर्नमेंट लेके आई है, ना जिसका कोई फ़ायदा है ना नुकसान है। और इस तरह के बजट से पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से नहीं निकल सकेगा अगर गवर्नमेंट ने सख्त डिसीजंस ना लिए। फिर गवर्नमेंट की अपनी ख्वाहिश थी एक डीम इनकम की, अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है या किसी ने कोई एक्स्ट्रा प्लॉट लिया हुआ है, और ये वही पैसे हैं जो लोगों ने अपने हलाल पैसों पे टैक्स दे के बाद में प्रॉपर्टियां बनाई हैं, और वो वेट करते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो हम बेच देंगे, और जब बेचते हैं उन पे कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक इख्तिरार निकाली है कि इसके ऊपर एक फिक्टिशियस इनकम एज्यूम करके 5% उसकी मार्केट वैल्यू करके, और उसके ऊपर फिर 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू का टैक्स लगाया जाएगा, जो कि कोर्ट्स किसी भी सूरत इसको नहीं करने देंगी, क्योंकि ये पॉपुलैरिटी का डिसीजन हो सकता है, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है। ये कोई इनकम को डीम्ड इनकम नहीं, एक फिक्टिशियस इनकम एज्यूम करके उसके ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की गई है। तो होपफुली इस तरह की चीज़ें कोर्ट्स में भी हमें लग रहा है आगे जाके स्ट्रक डाउन हो जाएंगी, और हम समझते थे कि इस बजट के अंदर जो मुश्किल फ़ैसले लिए जाएंगे, कोई टैक्स के रेट्स में शायद इन्हांस हो जाए या किया जाए, वो उस तरह के डिसीजंस नहीं आए। बल्कि हम तो ज़्यादा फ़िक्रमंद इसलिए हैं कि हमें लग रहा है कि अगर इस बजट के साथ शायद इनको प्रॉबेबली 2-4-6 महीने में दोबारा, जिस तरह हमारी आदत है, सप्लीमेंट्री फ़ाइनेंस बिल ला के और इसको किया जाएगा, 2 या 3 दफ़ा दोबारा नए सप्लीमेंट्री फ़ाइनेंस बिल आएंगे, और शायद उसमें नए टैक्सेस लगाए जाएं। और हमें लग रहा था सिर्फ शायद ये पेट्रोल प्राइसेस और इनकी वजह से शायद जो लोगों में थोड़ा सा गम व गुस्सा है, उसको मैनेज करने के लिए इस तरह का एक होम्योपैथिक किस्म का बजट लाए गए हैं, जिसका ना कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है ना नुकसान मुल्क के लिए।
आज का जो आई कैप ने हमेशा अपनी रवायत कायम रखी है और आज भी वही था कि हमने एक बहुत अच्छा जो है ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर सेमिनार अटेंड किया है। इससे बहुत ही वैल्यू एडिशन हुई है। तकरीबन यहाँ पे 400 प्लस लोग हैं लाहौर में, और कराची इस्लामाबाद में इससे भी ज़्यादा तादाद है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस पे बहुत डिबेट हुई है और इकोनॉमी पे बात हुई है, जिससे ओवरऑल जो है ना पूरी हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, टैक्स जुडिशरी को फ़ायदा होता है, जो टैक्स कलेक्शन होती है एफबीआर को फ़ायदा होता है, टैक्स बार के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो हमारा एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है जिसके अंदर हमने नॉन फाइलर फाइलर पे बात की है और जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, मिसाल के तौर पे CNIC को ख़त्म कर दिया है। एक बहुत पॉजिटिव मूव है जो कि ट्रेडर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था, क्योंकि मैं रिटेल पे भी जो है बड़ा काम किया हुआ है मैंने टैक्सेशन के हवाले से, तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब एक करियाना शॉप है या पान वाला है, वो कैसे जो है वो अगर कोई भी चीज़ ख़रीद रहा है अपना CNIC लिखवाए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो बहुत अच्छा मूव है डायरेक्ट टैक्सेस पे भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे भी काफ़ी। और सैलरीड पर्सन के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा स्लैब्स कम की हैं, जिसके इम्पैक्ट जो है वो उनकी बाइंग पावर बढ़ेगी। तो ये एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए मेरे ख्याल से कि अवाम दोस्त बजट है, जो कि टैक्स के हवाले से बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है। जी, मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हसन अली कादरी साहब। आप मेंबर हैं फ़िज़िकल लॉ कमेटी आई कैप के। हसन कादरी साहब, आज का जो सेमिनार था, पोस्ट बजट सेमिनार या कॉन्फ्रेंस थी, इसको आप किस तरह देखते हैं? और बजट में जो आज ओवरऑल डिस्कशन हुई है वो कितनी मुफीद थी, कितनी सूदमंद थी? जी, बहुत शुक्रिया यूबी साहब। मैं एक तो ये बात ही कहना चाहूँगा कि जी अशफाक तौला साहब को, जो हमारे सदर हैं, लीडरशिप को बहुत क्रेडिट जाता है। सैफुल्लाह साहब को, बदामी साहब को जो हमारे नाइब सदर हैं, और जो चेयरमैन है फ़िज़िकल लॉ कमेटी के आई कैप के अली लतीफ़ साहब, और काउंसिल मेंबर जो हैं, और ज़िशान एजाज साहब जो इकनॉमिक एडवाइज़री कमेटी के जो बेसिकली चेयरमैन हैं और काउंसिल मेंबर भी हैं, वो दे पुट अप अ ग्रेट शो। और ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। और हर साल आई कैप एक बड़ी एफ़र्ट करता है इसको लेके, बजट को लेके, और बड़ी डिस्कशन होती है और बताते भी हैं क्या मामलात हैं क्या नहीं है। और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये भी यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि देखें, जो एक पैनल डिस्कशन की खूबसूरती है ना आई कैप के किसी भी सेमिनार की या कॉन्फ्रेंस की, वो नज़र आती है। और उसमें आपको बड़ा एक लॉजिकल पता चलता है कि क्या क्या चेंजेस आई हैं और क्या मेजर चेंजेस हैं। ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा जो हमारे आज के स्पीकर थे डायरेक्ट टैक्सेस के, आसिफ हारून साहब डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, और आसिम जुल्फ़िकार साहब इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। आई कैप हमेशा कोशिश करता है कि उन स्पीकर्स को चुना जाए जो अपने सब्जेक्ट पे प्रॉपर ग्रिप रखते हैं और इंतहाई महारत है उनके पास। और उसके साथ साथ जो हमारे पैनलिस्ट थे, जिस तरीके से उन्होंने अपने व्यूज़ लिए हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक बातें की हैं, जो भी बताया है वो भी जो है काबिल तशहीर है और काबिल सताइश भी है। और मैं इस पे मुबारकबाद भी देना चाहूँगा लीडरशिप को। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो स्टेक होल्डर है, आई कैप इज़ अ बिग स्टेक होल्डर। आई कैप डज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट। आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, कर्टसी तोला साहब, कर्टसी द लीडरशिप, जब हम वहाँ पे गए और FBR से डिस्कस भी किया। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ पे आई कैप को अप्रिशिएट भी करना चाहिए हमें। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हम ये मुल्क के लिए एक खिदमत जो है इदारा इंस्टीट्यूट जो है वो कर रहा है, जो कि कमेंडेबल है, और इसको हमें अप्रिशिएट करना जी। थैंक यू। जी, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मकबूल साहब। आप काउंसिल मेंबर हैं आई कैप के। सर, आज जो आपका पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस हुई है, सारे बजट को डिस्कस किया गया है, आप क्या समझते हैं जी ये बजट है, आई कैप इसको किस तरह देखती है? देखिए, इस आज के सेशन का तो मतलब ये था कि जो बजट आ चुका है उसको अंडरस्टैंड किया जाए, इसका मकसद तो ये था। लेकिन ये बजट वाला काम तो बहुत पहले शुरू हो जाता है, जो आई कैप इसके लिए अपनी प्रपोज़ल देता है। और लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बहुत कम प्रपोज़ल जो है गवर्नमेंट पिक करती है, तो गवर्नमेंट का एक सेट माइंड है, उसके मुताबिक चलती है, और प्रोफेशन की प्रपोज़ल को ज़्यादा उसमें अकाउंट फॉर नहीं किया जाता। जैसे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, मैं यूके से क्वालिफाई करके 86 में आया था, तो मैंने पहली जब बजट कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी तो मुझे पता चला था 4 प्रॉब्लम है पाकिस्तान में।
एक है कि पाकिस्तान में टैक्स बेस बड़ी कम है, बहुत लोग कम टैक्स देते हैं, जो देते हैं उनको ओवर स्क्वीज़ किया जाता है, बार बार उन्हीं से टैक्स लिया जाता है। हमारी मशीनें इनएफिशिएंट और करप्ट है जो टैक्स कलेक्ट करती है, राइट। और हर एक को चोर समझा जाता है, जो भी टैक्स पेयर है उसको चोर समझा जाता है। इस एंगल से ये एटीट्यूड है। आज भी अनफॉर्चुनेटली 30-35 साल गुजरने के बाद आज भी वही एटीट्यूड है। जब तक हम अपने सारी को रैशनलाइज नहीं करेंगे ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कोई रियल बजट बन सकता है। इस बजट में जो मेरी सबसे बड़ी मेरे लिए जो चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं मुझे, डीम इनकम करके टैक्स स्क्वीज़ करने की कोशिश की गई है। ऐसी जगह से भी जहाँ इनकम होती नहीं है उसको कहा गया डीम इनकम है और टैक्स होगा। इसी तरह फॉरेन जो कंट्री में लोगों के एसेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान की डबल टैक्स ड्यूटी दूसरे कंट्री के साथ मौजूद है और उनमें भी कहा गया है कि उन एसेट्स को भी टैक्स किया जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें जैसे रिटेलर के ऊपर अभी आया है, तो मैं नहीं समझता रिटेलर मीन एनी जनरल स्टोर इवन। आप कहते हैं कि वो 3,000 रुपया पर मंथ जो है वो इनकम टैक्स भी देगा, 3,000 पर मंथ जो है वो सेल टैक्स भी देगा, तो 72,000 बनता है। तो ये जनरल स्टोर वाला जिसने कमर्शियल लगवाया हुआ है बिजली का मीटर, वो कैसे 72,000 साल का देगा? ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रैशनलाइजेशन नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम सही बजट तभी बना सकेंगे ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे। ये प्रॉब्लम है। मकबूल साहब, टैक्सेशन से पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको रोशन बनाया जा सकता है, मगर किस तरह? जी, इसी तरह देखें, टैक्स जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग करनी होती है वो टैक्स है, रेवेन्यू कलेक्ट होता है, लेकिन उसके अंदर 2-3 इश्यूज़ हैं। एक इशू ये है कि इसमें फेयरनेस नहीं है। दूसरा इशू ये है कि जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं पब्लिक को नज़र नहीं आता कि उस पर इस्तेमाल हो रहा है, और लोग ये समझते हैं कि ये करप्शन में चला जाता है, ये मिसयूज़ हो जाता है, शाह खर्चे में उड़ जाता है। इसलिए जो होती है ना नेशनल ड्यूटी होती है कि टैक्स देना है, वो फील नहीं होती, जबकि इंटरनेशनल दूसरे कंट्री में लोग इसको एक नेशनल ड्यूटी समझते हैं। हमारे यहाँ वो कमी है, ज़्यादातर हमारा शॉर्टफॉल होती है, रेवेन्यू कम कलेक्ट होता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, अननेचुरली अनफॉर्चुनेटली बजट हमारे के अंदर 2 एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हैं कि रिटर्न करना लोन और इंटरेस्ट पे करना, दूसरा डिफेंस है, उसके बाद बचता बहुत कम है, और जितना भी गैप होता है वो नए कर्जे आ जाते हैं। तो इसलिए हर गवर्नमेंट कह रही होती है उस गवर्नमेंट ने इतना कर्जा ले लिया, दूसरी कह रही होती है इतना ले लिया। इसका सोल्यूशन तभी है कि जब हम टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, अपने एक्सपेंस के मुताबिक रेवेन्यू करेंगे, तभी इसका सोल्यूशन, अदरवाइज तो नहीं है। अच्छा, इसमें मैं आपसे ना थोड़ा सा कुछ फिगर्स शेयर करता हूँ, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। इस दफ़ा जो बजट पेश किया गया है, इसमें जो टैक्स रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है 7,004 बिलियन, और अगर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो वो 2,000 बिलियन आ रहा है। तो इट मेक्स अ टोटल रेवेन्यू ऑफ 9,004 बिलियन। इसमें से अगर आप NFC का या प्रोविंसेस का शेयर निकाल दें तो हमारे पास रह जाता है, जो रिमेनिंग है वो है 4,904 बिलियन रुपीज़। अच्छा, फिर हमारी डेट सर्विसिंग है 3,950, और अगर हम बात करें डिफेंस की बजट की तो वो है 1,523। अगर हम अपने इस बजट को देखें तो हमारी ये 2 फिगर्स जो हैं इनको भी हम मीटअप नहीं कर पा रहे, और इसके अलावा हमारे पास पेंशन्स हैं, ग्रांट्स हैं, सब्सिडीज़ हैं, फेडरल गवर्नमेंट को हमने रन करना है, अदर प्रोविजंस हैं, PSDP है, तो हमारा टोटल आउटले इट विल मेक 9,502 बिलियन। तो हमारा डेफिसिट आ जाता है 4,589। अब मेरा इसमें क्वेश्चन या मेरी इसमें इनपुट ये है कि जो डेफिसिट आ रहा है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ एक बार सरप्लस आया है, हमेशा डेफिसिट आता है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस डेफिसिट के लिए हमारे पास क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, कि नेक्स्ट ईयर्स में गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया कि हमने इसको कर्टेल करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको कम करना है। अदरवाइज़ फ्यूचर ईयर्स में इस तरह ही डेफिसिट आता रहेगा, ठीक है जी, और हमारे लिए ऐसे ही प्रॉब्लम रहेगा कि हमने इसे पूरा कहाँ से करना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि हमने इस डेफिसिट के लिए प्लान क्या तैयार किया कि नेक्स्ट ईयर्स ये ग्रेजुअली कम होता जाए। मेरा ख्याल में हमें अपनी स्पेंडिंग को कम करना चाहिए, और जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है, जो हमारा टैक्स बेस है, उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। जी नाज़रीन, आज आपने पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस थी उसके मेंबरान की गुफ्तगू सुनी, बजट के हवाले से वो क्या कह रहे थे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।